हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है कि ठंडी तो बढ़ गई है, लेकिन इस ठंडी में भी आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का सपना ऊंचा है। उस सपने को प्राप्त करने के लिए यदि आप ठंडी देखेंगे, गर्मी देखेंगे, तो सफलता थोड़ी सी समस्यात्मक होगी। इसलिए आशा है कि आप लोग किसी भी परिस्थितियों में पढ़ाई को बंद नहीं कर रहे होंगे। वही आपके सफलता के मार्ग की सीढ़ी है। जानते हैं, आप सब जब अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे, दो ही लोग उसमें प्रसन्न होते हैं। एक तो माता पिता, आपके पेरेंट्स, और दूसरे शिक्षक। तो हम शिक्षकों को और आपके माता पिता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हम लोग बहुत स्वप्न पाल रखे हैं, आप लोग अच्छा करेंगे। उसी में सहयोग देने हेतु एक टॉपिक है आपका पद परिचय। बहुत बच्चों की समस्या थी कि मैम अलंकार तो हमको बहुत अच्छे से आ रहा था, अलंकार पर कोई डाउट नहीं था, पद परिचय में कहीं कहीं समस्या आ रही थी, उसी पर वीडियो बनाना चाहिए था। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने दूसरा टॉपिक चुना, पद परिचय। पद परिचय को आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ध्यान देंगे कि किस तरह से पढ़ने पर हमें क्या हो जाएगा, पद परिचय इजी होगा। कठिन नहीं है, जब आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। पद परिचय के टॉपिक में कोई कठिनाई नहीं है। आशा है कि आप लोग इस चीज को सीखेंगे, समझेंगे, अच्छा करेंगे। विषय वस्तु आज का क्या है, जिसे हम कहें प्रकरण पद परिचय। पद परिचय है क्या, उसी विषय में हम लोग आपको बताना। हालांकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, लेकिन पुनरावृत्ति करवा रहे हैं, जिसे क्या कहेंगे, रिवीजन। बार बार पढ़ने से चीजें क्या होती हैं, कंठस्थ हो जाती हैं। और उससे ज्यादा कंठस्थ कब हो जाती हैं, जब किसी चीजों को हम बार बार सुनते हैं। तो वही सुनाने का यहाँ हमारा विचार है कि आप लोग ध्यान से सुने और पद परिचय के पाठ्यक्रम को पूरा कर पाए। जिस तरह से वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। एक नंबर का प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, अगर कमल के शब्दों को सटीक रूप से ना लिखा जाए, ये कमल है तो ये सार्थक है। अगर इसी को हम लोग अपोज कर देंगे, क्या लिख देंगे, ल म और क लिख दिए, क्या कोई सार्थक अर्थ इसका निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है? नहीं। इसलिए ये किसी प्रकार का शब्द नहीं हो सकेगा। ध्यान रहे बात, सार्थक वर्णों के मेल को ही हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। और अगर वर्णों का सार्थक मेल नहीं हुआ तो वह शब्द सार्थक बन ही नहीं सकता है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं, जिनका अर्थ होता है। अगर अर्थ ना हो तो क्या है, वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे कमल का अर्थ है तो वो शब्द है, और लमक का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए शब्द नहीं है। तो हमने सीखा कि वर्णों के सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द कब शब्द कहलाता है, कब पद कहलाता है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त होता है या बंध जाता है, तब वह पद कहलाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, राम पत्र पढ़ना शब्द है। क्यों? क्योंकि सारे शब्दों में क्या है, क्वामा लगा है, यानी अलग अलग है। अलग अलग शब्दों में, जैसे कमल क्या है, शब्द है, पत्र क्या है, शब्द है। अब इसी कमल या पत्र को जब हम क्या करते हैं, वाक्य में पिरो देते हैं, वाक्य में सजाना ही क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे राम पत्र पढ़ता है, कमल का फूल सुंदर है, तो ये क्या हुआ, दोनों शब्द क्या हो गए, वाक्य में प्रयुक्त हो गए। तब जिन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, वह क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, पद कहलाता है। शब्द और पद में अंतर आया आपको समझ? जो चीज स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाए, जैसे कमल, घर, महल, माता, पिता,
कुछ भी शब्द अकेले स्वतंत्र रूप में पढ़ा जाए वह शब्द है, लेकिन अगर उसी को वाक्य में जोड़कर बढ़ा दिया गया, वाक्य में प्रयोग कर लिया गया, तो वही शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। आई थिंक 1 नंबर का प्रश्न आता है कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे कि सार्थक शब्दों से, सार्थक वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है वो शब्द कहलाता है, उसका प्रयोग स्वतंत्र होता है, और जब वही शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, बहुत बार बताए हैं, नई चीज नहीं है। अभी हम लोग वाक्य में देखेंगे, राम ने पत्र पढ़ा, इन दोनों वाक्यों में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर राम पत्र और पढ़ता है पद बन जाता है, यानी अलग अलग शब्द थे, अब यही शब्द क्या हुए, जब वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो यह पद कहलाए। आगे हम लोग देखेंगे कि पद परिचय, वाक्य में प्रयुक्त पदों, जिस तरह से पद परिचय का हम देशज भाषा में अगर ध्यान दें तो पद परिचय का अर्थ क्या है? जिस तरह से हम और आप अपना परिचय किसी को देते हैं तो क्या कहते हैं? हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, हम अपना आत्म परिचय दे रहे हैं। वही परिचय क्या कहलाता है? व्याकरणिक तौर में अगर शब्दों का परिचय दिया जाए वही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय क्या है? वाक्य में प्रयोग हुआ कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी है या अविकारी है। यदि विकारी है तो उसका भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध, और विकारी है तो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है आदि बताना व्याकरणिक परिचय कहलाता है। पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना होता है, जैसे हम, आप, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, सबका परिचय क्या है? अलग अलग है। आप नाम ले लीजिए, जैसे आप अपना परिचय बताएंगे तो कहेंगे मेरा नाम मोहन है, मेरे माता पिता का नाम ये है, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, इस स्कूल में पढ़ता हूँ आदि। ठीक उसी तरह से अगर एज ए शिक्षक किसी शिक्षक से पूछा जाए आप अपना परिचय दीजिए तो वो अपना नाम बताएगा, माता पिता का नाम बताया जाएगा उनके द्वारा, प्लस क्या बताया जाएगा? हमारी शिक्षा कितनी है, हम कहाँ पढ़ाए हैं, हमारी योग्यता क्या है, हमारा अनुभव क्या है। इस तरह से वो शिक्षक का पद परिचय होगा। डॉक्टर अपने विषय वस्तु के आधार पर अपना वर्णन करेगा कि हमारे माता पिता, मेरा नाम ये है, माता पिता का नाम ये है, और मैंने इस इंस्टीट्यूट से अपना डिग्री हासिल किया है, इस कॉलेज से मैंने अपना डिग्री हासिल किया है, इतने दिन हम इस हॉस्पिटल में कार्य क्षेत्र में कार्य किया है। उसी को क्या कहते हैं? परिचय देना। तो इसी तरह व्याकरण में, व्याकरण आपका 2 भागों में विभक्त है, क्या? विकारी और अविकारी। अविकारी को ही हम अव्यय कहते हैं। विकारी के अंतर्गत क्या आता है बेटा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के अंतर्गत क्या आता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाति बोधक और निपात। तो इन्हीं 9 भागों के पदों का परिचय पूछा जाता है, और इन्हीं 9 का पद परिचय देने के लिए हमें किन किन पहलुओं पर विचार करना होता है, किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है, उसे हम क्या करेंगे? देखेंगे। आगे है पद परिचय देने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। देखिए, पहला टॉपिक क्या है आपका? संज्ञा के भेद। आप ये जान लीजिए पहले कि सबसे पहले अगर हमें पद परिचय सीखना है तो किसका सीखना है? संज्ञा क्या। ध्यान रहे बेटा, संज्ञा हम लोग कक्षा 1 से यानी 1 में आप पढ़ रहे से तब से आपको संज्ञा का परिभाषा रटाया गया है। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये तो रटंत विद्या हो गई। अब आपको समझने वाली विद्या पर ध्यान देना होगा कि संज्ञा क्या है। आपको देशज भाषा में बताएं, हालांकि ऐसा कहीं आपको किताब में लिखा तो जरूर नहीं मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि खुली आंखों से दिखने वाले समस्त चीज क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद को भी हम बता रहे हैं, कितने इजी वे में आप उसको सीखेंगे कि अपने आंखों से जिन चीजों को हम क्या करेंगे? देख सकते हैं, वो सब क्या है? संज्ञा। जैसे मार्कर, टेबल, कुर्सी, बॉटल,
पर्दा, दरवाजा, पंखा, मेज, शिक्षक, बच्चे, बैग, मोबाइल, यानी जितनी दूर तक हम अपने आंखों से चीजों को देख पा रहे हैं, घर, विद्यालय, बल्ब, सब क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा तो हम लोगों ने इजीली जान लिया कि जो चीज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो संज्ञा है। ये संज्ञा किसके अंतर्गत जाएगी? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ध्यान रहे बेटा, जो संज्ञा है, संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। ध्यान रहे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है जब किसी चीज का नाम लग गया। जैसे हमने कहा कि ये दरवाजा है, किस कंपनी का है? पंखा है, किस कंपनी का है? टेबल है, किस कंपनी का है? अगर इसमें किसी का नाम जुड़ गया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वैसे सामान्य रूप से क्या है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा, आगरा, लखनऊ, मोहन, रामायण, गीता, पुराण, रमेश, ये सब क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्योंकि इनका नाम प्रयोग में लाया गया है। नाम होने के कारण किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान में अगर नाम का प्रयोग हो गया, संज्ञा कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। आगरा, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, ताजमहल, इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा आपको मैंने बताया कि आंख से जितनी दूर की चीजें हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, वो सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे किताब, जैसे किताब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम जहां आ गया, लखनऊ, आगरा, कानपुर, ताजमहल, गीता, पुराण, रामायण, ये सब क्या होगा बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन, रमेश, किसी का नाम, किसी चीज का नाम लेना ही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे पंखा का नाम लिया, अगर हमने कहा पंखा बजाज का है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और केवल पंखा कहा तो पंखा किस में जाएगा? जातिवाचक। बाकी जिन चीजों को हम छू सकते हैं, अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, वो क्या, किसके अंतर्गत आएगा? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रहे बेटा, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बनाए गए हैं। कौन? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कौन? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कक्षा 10 के पद परिचय में समूहवाचक और द्रव्यवाचक को कभी कभार पूछ लिया है, लेकिन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को आपको क्या किया है? निरंतर पूछा है। तो ध्यान रहे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो हम मन में महसूस करते हैं वो क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जिसे छुआ ना जा सके, जिसको छूना संभव ना हो, क्या कर सकते हैं? उसे केवल अनुभूति करते हैं, अनुभव करना, वो क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे प्रेम, क्या कोई टच कर सकता है प्रेम को? ना, यह अनुभूति है। घृणा, ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई, ये सब क्या होता है? इसे हम छू नहीं सकते हैं, क्या करते हैं? महसूस करते हैं। तो जिन चीजों को हम मन में महसूस करते हैं वो क्या आएगा? वो किसके अंतर्गत? वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो बेटा, संज्ञा के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इसे सबसे पहले समझेंगे कि संज्ञा से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि संज्ञा के 3 भेद हम जानेंगे। 3 भेद जानने के बाद संज्ञा का लिंग क्या है, वचन क्या है, क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इतना अगर आपको याद है
तो आप अच्छे से आपका नंबर स्कोर हो सकेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने एक सेंटेंस आपको दिया कि मोहन घर जाता है, क्या दे दिया कि मोहन घर जाता है। अब यही मोहन का पद परिचय निकालना है बेटा, तो क्या करेंगे? मोहन क्या है? संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा का कौन सा भेद है? नाम लिखा है, तो जाहिर सी बात है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर हम क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद इसका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? फिर हम क्या कहेंगे? मोहन तो लड़का है, अगर मोहन लड़का है तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग होगा ना, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। अब पुल्लिंग के बाद बेटा हमें क्या करना है? वचन क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? तो मोहन एक वचन है कि दो चार लोगों के साथ है? अकेला है ना, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? एक वचन। अब एक वचन तक अगर हमने कर दिया तो समझ लीजिए आपका एक नंबर पूरा। अब अगर मान लीजिए आपको क्रिया के साथ संबंध समझ आए तो अति उत्तम है, नहीं समझ आए तो बस इन 4 पॉइंट्स को लिखना आपके लिए अति आवश्यक है। वैसे संबंध क्यों ना समझ आए? मोहन घर जा रहा है, जा रहा क्रिया का करता है। अगर आप इसे ना लिखेंगे, ना आए समझ में, स्किप कर देना। जा रहा क्रिया का करता है। आई थिंक हमारी बात आप लोगों को समझ आई होगी। न जाने कितने एग्जाम्पल हमने क्लास में सॉल्व करवाए हैं, 1-2 एग्जाम्पल किसी टॉपिक के नहीं, कम से कम 10-10 एग्जाम्पल करवाए हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है। सर्वनाम, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेदों को पहले हमें ध्यान देना होगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं और सर्वनाम के भेदों में हमें क्या क्या जानना है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक निजवाचक सर्वनाम। तो ध्यान रहे बेटा कि 6 सर्वनाम भेद याद करने मस्ट हैं। जैसे आपने याद किया कि संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 प्रमुख हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसी तरह से हम लोग पुरुषवाचक भेद में भी जब सर्वनाम पर आएंगे तो सर्वनाम के 6 भेद जिह्वा पर रटा होना चाहिए। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आगे इसमें इसके अतिरिक्त हमें सर्वनाम के भेद में क्या याद करना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उन तीनों भेदों का क्या क्या नाम है? पहला है उत्तम पुरुष, यानी वक्ता द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाए, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, जो श्रोता द्वारा सुना जाए, समझा जाए, उसे क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष, जो थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। तो ध्यान रहे, मैं, यह उत्तम पुरुष का उदाहरण है। मैं, हम, हमारा, यह उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपने, आपको, ये किसके अंतर्गत जाएगा? मध्यम पुरुष, यानी सेकंड पर्सन के लिए मध्यम पुरुष। वह और वह, यह, ये, वे, ये 4 शब्द किसके अंतर्गत जाएंगे? अन्य पुरुष के लिए। तो ध्यान रहे, वह, यह, ये और वे, ये अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत जाएंगे, जो उपभेद हैं किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। आप अगर एग्जाम्पल सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको दिखेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम का एक न एक भेद अवश्य आया है। चाहे तू आया है, चाहे वह आया है, चाहे हम आया है, चाहे मैं आया है, ये सारे पॉइंट्स अक्सर आए हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पहले तो हमने लिखा पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर उसका भेद। अब उसके भेद के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्या जो संज्ञा में है वही सर्वनाम में है। जैसे क्या है, क्या आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है? हालांकि बहुत बच्चों को याद है, जिन बच्चों को नहीं याद है, सर्वनाम के भेद जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया।
फिर पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। फिर लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। फिर वचन एक वचन है या बहुवचन है। फिर कारक, कारक के 8 भेद आपको याद करवाए हैं, लिखवाए हैं। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इतनी चीज को याद करने के बाद तब आप सर्वनाम वाले पार्ट को क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, वह जा रहा है, वह जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ वह को अंडरलाइन कर देंगे तो क्या करेंगे, वह क्या है बेटा, सर्वनाम है। पहले हेडिंग पर हमने क्या डाल दिया, सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम का कौन सा भेद है, देखिए, मैं, तुम, वह, यह किसके अंतर्गत जाएगा, वह किस में जा रहा है, वह क्या है, अन्य पुरुष है, यानी ना फर्स्ट पर्सन, यानी मैं भी नहीं हूं, मैं, मेरा, हमारा, हम, ये सब है नहीं। फिर क्या दिया, सेकंड पर्सन आता है, तुम, तुमने, तुम्हारा, तुमसे, आप, आपको, आपसे, वो भी नहीं है, वह है। वह किस में जाएगा, सर्वनाम का पुरुष, सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा पुरुष जाएगा, अन्य पुरुष। लिंग क्या है, यानी वह मतलब लड़का लड़की दोनों हो सकता है, लेकिन व्याकरण क्या कहता है, पुरुषवाचक में जाएगा, पुरुष। सेंटेंस जा रहा है तो क्लियर है क्रिया के साथ, क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद लिंग क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग के बाद क्या आएगा बेटा, वचन, एक वचन है क्योंकि एक ही व्यक्ति का बात किया है, एक वचन। फिर कारक क्या होगा, वह जा रहा है विदाउट कारक है, कर्ता कारक, क्योंकि ने जहां क्रिया कार्य करने जाने का कार्य कौन कर रहा है, वह, तो वह किसके अंतर्गत जाएगा, कर्ता कारक। इतना ही आपको अपने परीक्षा में लिखना है, कर्ता कारक। अगर यही में, ने, से, के, पर आदि होता तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ते, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग करने के लिए, अधिकरण में, पर, संबंध काके की, रारे री, नाने नी। तो ये ऐसे सारे तथ्य आपके पास नहीं है, इसलिए ये कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। इस तरह से हम लोग जानेंगे विशेषण क्या है, आगे देखेंगे। विशेषण, विशेषण के कितने भेद हैं, जिस तरह हम लोगों ने संज्ञा के 3 भेद, सर्वनाम के 6 भेद और विशेषण के कितने भेद हैं, 4 भेद को पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सांकेतिक विशेषण। बेटा विशेषण को जानने के लिए आप जानिए कि गुणवाचक जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और यहाँ विशेषण के कितने भेद हैं, 4। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसको कहेंगे, जो रूप, रंग, आकार, स्थिति, दशा, दिशा, अवस्था का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण कहेंगे। काला, नीला, ऊपर, नीचे, ये सब किस में जाएगा, गुणवाचक विशेषण में जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं, कौन कौन, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और
निश्चित संख्यावाचक। ध्यान रहे बेटा कि जब दे दिया, अब संख्यावाचक विशेषण जो संख्या की विशेषता बताए, संख्या यानी जिसे हम काउंट कर सकते हैं। इसमें आपको कभी कभी क्या होता है कि दे देता है 4 मीटर कपड़ा और 4 केले, ठीक है, तो 4 केले अगर दिया तो वो संख्यावाचक विशेषण है, और 4 मीटर कपड़ा क्या है बेटा, वो परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा, क्योंकि कपड़े को हम क्या करेंगे, काटेंगे, मेजरमेंट करेंगे, नापेंगे, उसे गिन नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह से एक चीज रहे कि अगर कह रहा है कि 1 क्विंटल गेहूं, तो हम उसको क्या करेंगे, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ले जाएंगे, निश्चित परिमाणवाचक। क्यों? क्योंकि जो गेहूं है क्विंटल भर का, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, दाने दाने को क्या करेंगे, उसे क्या करना होगा, नापना तौलना होगा। तो जिन विषय वस्तुओं का, जिन चीजों का नाप तौल किया जाता है, वो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। और जिन्हें गिना जाता है, जैसे दे दिया 10 किलो का पैकेट दीजिए, या 10 चीनी का 10 पैकेट दीजिए, तो चीनी को क्या किया है, नाप तौल के एक पैकेट में लेबल किया हुआ है, तो वो संख्यावाचक विशेषण में जाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, पैकेट, 1-1 किलो यानी अलग अलग हो गया, वो संख्यावाचक पैकेट की बात आए। दोनों चीजों को समझने की कोशिश करना बेटा कि संख्यावाचक विशेषण क्या है, जिन्हें हम काउंट कर सके। अब आपको जैसे मैंने कहा कि बेटा हम गेहूं को काउंट नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे कि मैम चीनी को भी तो काउंट नहीं किया जा सकता, अगर कह दिया 1 पैकेट चीनी दीजिए, तो क्या है, चीनी 1 पैकेट है, 250 ग्राम का पैकेट है, 500 ग्राम का पैकेट है, डजंट मैटर, लेकिन पैकेट 1 है, इसलिए वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। अगर कह दिया कुछ चीनी दीजिए, तो मुट्ठी भर चीनी, चम्मच भर चीनी, 100 ग्राम चीनी, गिनती ना दिया तो क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि चीनी को हम फिर काउंट नहीं कर सकते। पैकेट की बात आएगी तो हम काउंट कर सकेंगे, और फिर अगर नाप तौल की बात आएगी तो हम काउंट नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये चीज आपको बात समझ में आई होगी। जैसे हमने कहा आपसे कि आते समय 2 दर्जन केले लेते आइएगा, ठीक है, तो क्या है, निश्चित संख्यावाची है, क्योंकि केले का काउंटिंग करके ही हम लोग खरीदते हैं। अगर कह रहे हैं 2 किलो सेब लेते आइएगा, तो ध्यान रहे बेटा कि 2 किलो सेब हम काउंट करके 5 सेब नहीं ले सकते, सेब मेजरमेंट हमेशा होता है, तौल के मिलता है, तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक कितना, 2 किलो सेब की बात किया है, और 2 दर्जन केले, फल दोनों है, दोनों में अंतर इतना है कि केला काउंट करके लिया जा सकता है और सेब मेजरमेंट करके यानी नाप तौल के। तो जो वस्तुएं नापी तौली जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक, और जिन्हें हम गिनते हैं, संख्यावाचक गणना में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, गणनावाचक। तो ध्यान रहे कि इसका निश्चित और अनिश्चित 2 भाग है दोनों चीजों का, परिमाणवाचक का भी और संख्यावाचक का भी। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक। आई थिंक हमारी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। परिमाण क्या है, जिन्हें हम, अब यहां से कहते गोरखपुर से कुसमी की दूरी 18 से 20 किलोमीटर है, तो ये काउंटिंग में नहीं आएगी बेटा। क्यों? क्योंकि दूरी को हम मापेंगे, गिन नहीं सकते कि कितना पग चलने पर कुसमी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो जिन चीजों को नापे तौले वो परिमाणवाचक है, और जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वो क्या है, संख्यावाचक है। निश्चित अनिश्चित में क्या किया, अगर 2 किलो 4 किलो 5 किलो दे दिया तो वो निश्चित परिमाणवाचक है। 4 बच्चे बाहर खड़े हैं, निश्चित क्या होगा, संख्यावाचक। कुछ बच्चे कक्षा में हैं तथा कुछ बच्चे बाहर हैं, तो कुछ बच्चे क्या हैं, कुछ, दोनों अनिश्चित संख्यावाचक है। अगर हमने कहा कुछ लोग घर आए हैं और 4 लोग नहीं आए हैं, तो एक कुछ लोग क्या होगा, निश्चित अनिश्चित परिमाण संख्यावाचक होगा, क्योंकि लोगों को हम नाप तोल नहीं सकते। तोला जा सकता है नहीं,
जिन चीजों को हम नाप तोल नहीं सकते वो संख्यावाचक हैं, और जिन चीजों को हम नाप तोल सकते हैं वो परिमाणवाचक हैं। निश्चित अनिश्चित का जानना है कि कुछ अगर दे दिया, थोड़ा दे दिया, कम दे दिया, तो किस में आएगा? अनिश्चित हो जाएगा। और अगर कोई गिनती दे दिया, दोनों में गिनती आएगा। 5 किलो आलू, 2 मीटर कपड़ा, कुछ कपड़े, अब मान लीजिए थोड़े से कपड़े दे दीजिए, कितना 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कोई नाप तोल नहीं है, किसमें आएगा? ध्यान रहे कपड़े को हम गिन नहीं सकते, कपड़ा किसमें आएगा? अगर ऐसे मांग लिया जाए थोड़ा सा कपड़ा देना, काट के दे दिया जाएगा, फाड़ के दे दिया जाएगा, परिमाणवाचक। कैसे जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट की बात करें, संकेतवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा से पहले, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, केवल सर्वनाम। अब सर्वनाम में बेटा आप देखेंगे कि जैसे हम बात करें सर्वनाम का, कि सांकेतिक सर्वनाम, जिसे हम एक भाषा में और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सांकेतिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण। जैसे मैंने लिखा यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, मेरी कार है, तो बेटा यह जो कार है यह क्या है? यह सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यह सर्वनाम के लिए प्रयोग हुई है। अगर हमने यही सेंटेंस को इस तरह से लिख दिया कि यह कार मेरी है, कार मेरी है, तो क्या हो जाएगा? कार क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा, कार संज्ञा है ना। तो संज्ञा से पहले यदि किसी सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है तो पुरुषवाचक सर्वनाम बहुतायत, या पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आपको क्लियर होंगे, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये किस में चला जाएगा? ज्यादातर ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा? संज्ञा से पहले यह, वह, हम, तुम, तुम्हारा, हमने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, सर्वनामों का प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाता है बच्चा? क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सामान्य भाषा में प्रयोग हो तो कोई बात नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यह मेरी पेन है, ठीक है, यह मेरी पेन है, निश्चित रूप से यह मेरी ही पेन है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। लेकिन यह पेन मेरी है, किसमें चला जाएगा? सार्वनामिक विशेषण में, क्योंकि पेन की विशेषता बता रहा है। यह पेन के लिए, संज्ञा के लिए यह विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए तो सार्वनामिक विशेषण होगा, जिसे आप दो भाषा में जानेंगे। पहला सार्वनामिक विशेषण और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? सांकेतिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सांकेतिक विशेषण, सांकेतिक विशेषण। दोनों चीज एक ही है, कभी कभी सार्वनामिक के रूप में पूछेगा और कभी कभी आपसे क्या कह देगा? सांकेतिक। तो सार्वनामिक और सांकेतिक में आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। सार्वनामिक, आई थिंक आपको बात समझ आई होगी बेटा। तो विशेषण में हमें क्या क्या जानना है? इन चीजों को देखने के लिए ये चीज आपको याद रखनी है कि विशेषण के लिए भी कुछ तथ्य हैं जिन्हें जानना एकदम आवश्यक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष्य क्या है? विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष क्या है? जैसे सर्वनाम में हम लोगों ने क्या देखा कि संज्ञा के तीनों भेद, लिंग, वचन, काल, कारक। सर्वनाम में हमने क्या देखा? सर्वनाम के 6 भेदों में से भेद और फिर लिंग, वचन, कारक। उसी तरह से विशेषण के भेद, लिंग, वचन और उसका विशेष। क्रिया में क्या करना है? क्रिया के भेद, लिंग, वचन, काल और वाच्य देखना है। तो आगे उदाहरण की तरफ से हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि विशेषण में हमें क्या करना है? विशेषण के चारों भेदों में से किस भेद के अंतर्गत शब्द आ रहा है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है और उसका विशेष क्या है, विशेषता किसकी बता रहा है, विशेषण और विशेष में क्या समन्वय है। फिर आगे हम लोग पहुंचते हैं किस पे? सर्वनाम के भेद पर, विशेषण पर। यस, विशेषण से आगे बढ़ते हैं क्रिया।
क्रिया में क्या है बेटा, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया किसे कहते हैं, जहां वाक्य में कार्य के होने या करने का भाव पाया जाए, वह सेंटेंस क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे मोहन घर जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, शिक्षिका पढ़ा रही है, इन सब में कार्य के होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जहां कार्य के होने का भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद हैं, भेदों पर नहीं, हमारे परीक्षोपयोगी जो क्रियाएं हैं वो क्रिया 2 है। नंबर 1 अकर्मक, नंबर 2 सकर्मक। अब आपको बता दूं, वाक्य में कहीं कहीं आपको मिलेगा पूर्वकालिक क्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे मोहन खाना खाकर सो गया। ध्यान रहे बेटा, इसमें क्या करना है, खाकर में कौन सी क्रिया है, तो कुछ हमको नहीं लिखना है, 2 ही क्रिया हो गया, अव्यय हो गया, इन सब में बहुत इजी भाव है। क्या लिखेंगे, ये क्या है, क्रिया है। अब क्रिया है तो क्या कह दिया, क्रिया के बाद क्या कर दिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, इतना ही लिखना है, दूसरा कुछ नहीं लिखना है। इस शब्द में अगर वाक्य में आपसे किसी भी सेंटेंस को देता है और क्रिया के साथ कर लगा देता है, जैसे खा क्रिया है, खा के साथ कर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो कर लगने पर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। बस इतना लिखना है कि क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। आगे सेंटेंस में उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं क्रिया के कितने भेद हैं, इस पर हम लोग विचार करेंगे। बेटा क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के भेद 2 क्रिया भेद कितने हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। देशज भाषा में आप समझेंगे कि अकर्मक मतलब बिना कर्म के, बिना कर्म के। सकर्मक का क्या अर्थ होगा, कर्म के साथ, कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में क्या लगा रहता है, कर्म लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें कर्म नहीं होता है, जो बिना कर्म के होता है, वह क्या होता है, अकर्मक होता है। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, अकर्मक क्रिया है ना, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ध्यान रहे कि इसे अगर हमें जानना है कि यह अकर्मक है या सकर्मक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्या, मोहन क्या कर रहा है, तो हमें मिलेगा पढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या पढ़ रहा है ये नहीं पता चल रहा है, इसलिए क्रिया क्या होगी, अकर्मक। सीधा मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, लिख रहा है। क्रिया क्या होगी बेटा, मोहन क्या लिख रहा है, हमें मिल रहा है पत्र। अगर यहां हम प्रश्न करें मोहन क्या पढ़ रहा है, तो हमें कुछ नहीं पढ़ रहा है कि क्या पढ़ रहा है। पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, निबंध पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, भूगोल पढ़, कुछ हमें ज्ञात नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में जब हमें जानकारी ना मिल पाए कि क्या हो रहा है, क्रिया हो जाती है अकर्मक। कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक। और अब यहाँ हम देखें कि मोहन क्या पढ़ रहा है, हमें मिल रहा है एक कर्म पत्र, तो हम यहाँ लिखेंगे सकर्मक क्रिया। आई थिंक इसी तरह से परीक्षा में अकर्मक और सकर्मक को ज्ञात करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक, तो हम क्रिया के बाद अगर बात करें तो क्रिया को जानने हेतु हमें सबसे आवश्यक जो तथ्य हैं उन तथ्यों पर ध्यान देना होगा कि कौन कौन से तथ्य हमारे लिए सबसे आवश्यक है। क्या है, क्रिया के भेद,
अकर्मक सकर्मक हो गया, फिर इसका क्या होगा, लिंग, फिर वचन, फिर काल, फिर वाच्य। यही 3 चीज हम लोगों को जानना है। ये सबसे आवश्यक अंग है। इन सारी चीजों को आप क्या करेंगे, याद करेंगे, और यह याद करना सबसे अति आवश्यक है। आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे टॉपिक हम लोगों का आएगा अव्यय। अव्यय को हम क्या कहते हैं, अव्यय को क्या कहते हैं, अविकारी भी कहते हैं। अविकारी शब्दों में सबसे पहले क्या है, अविकारी शब्दों में सबसे पहले क्या आता है, क्रिया विशेषण। बेटा ध्यान होगा आप लोगों को, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जो शब्द लिंग वचन काल कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, जो शब्द लिंग वचन काल कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अविकारी। जैसे अचानक वर्षा होने लगी, नहीं, बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, चल रहा है। ध्यान रहे बेटा कि अब यहां हमने धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहले हम लोग लिंग बदल देते हैं, बच्चा की जगह क्या कर देते हैं, बच्ची। तो बच्ची धीरे धीरे चल रही है, क्रिया बदल गई, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। उसी तरह से लिंग बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ और क्रिया बदलने पर भी तो कोई परिवर्तन नहीं। काल बदल दे रहे हैं, बच्चा धीरे धीरे चल रहा, बच्ची धीरे धीरे चल रही थी कर दे रहे हैं, ठीक, क्या कर दे रहे हैं, थी, यानी क्रिया किस में चली गई, भूतकाल में। धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो लिंग वचन, लिंग बदल गया ना, यहाँ बच्चा था बच्ची हो गया, लिंग वचन अगर बच्चियां कर दे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी वचन बहुवचन में हो गया, लड़कियां रो रही थी, बच्चियां रो रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, तो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बेटा क्या हुआ कि हमने जाना कि लिंग वचन काल कारक के बदलने पर भी अगर शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, वही शब्द क्या कहलाता है, अविकारी। अव्यय अविकारी कहलाता है, अव्यय अविकारी कहलाता है। ध्यान रहे बेटा, ये चीज आपको अगर याद हो गई तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पर, अव्यय के भेद। अव्यय के बेटा 5 भेद, 4 भेद हमें पढ़ने हैं, भेद तो 5 हैं। अव्यय कितने, अव्यय के भेद, अव्यय के कितने भेद हैं बेटा, 5। कौन कौन भेद हैं, पहला भेद क्या है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा भेद क्या है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, बोधक। तीसरा भेद क्या है, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। चौथा भेद क्या है, विस्मयादि बोधक। अगला भेद क्या है, निपात, जो आपको नहीं पढ़ना है। तो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, अव्यय के ये 4 भेद हैं। तो 4 भेद में जब हम पहले क्रिया विशेषण वाले पाठ को पढ़ेंगे बेटा, तब वहां हमें जानने की क्या जरूरत। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आई होगी कि अव्यय के 4 भेद हैं, भेद 5 हैं, 4 पढ़ेंगे हम। कौन कौन, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक और निपात। इनमें से हमें 4 अच्छे से पढ़ने हैं जो हमारे परीक्षोपयोगी हैं। क्या करेंगे इनके लिए, देखेंगे कालवाचक, क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। पहला है कालवाचक, दूसरा है रीतिवाचक, तीसरा है स्थानवाचक, चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान रहे कि छोटी सी बात है, यहां हम लिख दे रहे हैं कब, आपकी सहायता के लिए, कब। दूसरे में लिख दे रहे हैं कैसे, तीसरे में लिख दे रहे हैं कहां, चौथे में लिख दे रहे हैं कब, कितना।
जैसे अब आपको हम 4 सेंटेंस के माध्यम से सिखाएंगे बेटा। जैसे सेंटेंस आ गया क्या, बच्चा धीरे धीरे सो गया, धीरे धीरे चल रहा है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ गया, अब आप यहां लगाएंगे क्या, यही धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। क्या करना है बेटा, इसमें हमें लिख देना है अव्यय है। क्या है, अव्यय। अव्यय के भेद में कौन सा, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद में कौन सा, बच्चा कैसे कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, कैसे कैसे किसके अंतर्गत जा रहा है, रीतिवाचक। तो यहां लिखेंगे रीतिवाचक, रीतिवाचक। अब वाच्य क्या है, कर्तृवाच्य। काम कौन कर रहा है, बच्चा, तो वाच्य हो जाएगा क्या, कर्तृवाच्य। काल क्या हो जाएगा बेटा, रहा है, वर्तमान काल। लेकिन इतना हमें क्रिया विशेषण में लिखने की आवश्यकता ना है। कितना लिख देना है, मात्र। ध्यान रहे, लिखना कितना है, केवल अव्यय और क्रिया विशेषण। सबसे ज्यादा इजी अगर पद परिचय में कोई टॉपिक है तो वो क्या है, अव्यय या अविकारी। अव्यय वाला क्यों, क्योंकि बस हमें बता देना है ये अव्यय है, अव्यय का कौन सा भेद है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ आई होगी। रीतिवाचक क्यों हुआ, क्योंकि क्रिया के साथ जब हम कहेंगे बच्चा कब रो रहा है, तो कब के साथ कोई उत्तर नहीं मिलेगा। बच्चा कहाँ रो रहा है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। हम प्रश्न करते हैं बच्चा कितना रो रहा है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही प्रश्न के साथ हम प्रश्न करते हैं बच्चा कैसे रो रहा है, तो उत्तर मिल रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे किसके अंतर्गत जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जाएगा। और हम वही ट्रिक के माध्यम से जान लेंगे कि यह क्या है, अव्यय है, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्या आएगा बेटा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या लिख देंगे, रीतिवाचक। इतना लिखने पर हमारा उत्तर हमें क्या होगा, मिल जाएगा, नंबर हमें मिल जाएगा। दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं बेटा, कालवाचक। मोहन, इसमें 2 सेंटेंस ले रहे हैं। मोहन कल आगरा जाएगा, आगरा जाएगा। कब आगरा जाएगा, मोहन कब आगरा जाएगा, मिल रहा है कल। तो कब किसमें प्रश्न होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो अगर इस सेंटेंस में कल और आगरा दोनों अंडरलाइन किया है और कह दे रहा है रेखांकित पदों का परिचय ज्ञात करें, तो आपको बेटा क्या करना होगा, ध्यान रहे, क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे मोहन कल आगरा जाएगा। तो जाएगा के साथ हमें क्या करना है, पहले लिख देना है यहाँ कल। कल क्या है, अव्यय। अव्यय का कौन सा भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। इतना ही आपको लिखना है, आपका उत्तर कंप्लीट। आगरा दूसरा सेट है, तो आगरा, आगरा क्या है, मोहन कहाँ जाएगा, आगरा। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे अव्यय। अव्यय के बाद बेटा हमारा प्रश्न आएगा क्या, कब जाएगा, तो कल। और कहाँ जाएगा, तो स्थान दे दिया आगरा, कहाँ कहाँ से है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ हम लिख देंगे स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आई थिंक आपको हमारी बात समझ में आई होगी। फिर इसी तरह से वह कम खाता है, वह कम बोलता है, कम बोलता है। ठीक है, सेंटेंस में बोलता है को, बोलता कम को अंडरलाइन करेगा, किसको, बोलना तो क्रिया है ना, यहाँ बात क्रिया की नहीं हो रही है, किसकी हो रही है, अव्यय की। वह कम बोलता है, ठीक है। तो कम को अंडरलाइन किया, कितना बोलता है, कम, कितना बोलता है, कम। तो ये कम कितना यहां से लगा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ कम को हम हेडिंग करेंगे कि ये कम को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कम क्या है, अव्यय है। अव्यय के साथ ये क्या है,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आई थिंक समझ आई होगी आप लोगों को बात। सबसे ज्यादा आवश्यक इसमें क्या है बेटा, क्रिया विशेषण के चारों भेद याद करना है, चारों भेदों के ट्रिक याद करना है। कब, कहाँ, कैसे, कितना, कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर, क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा स्थानवाचक, कब लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा कालवाचक, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो किसमें आएगा रीतिवाचक, और कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर क्या उत्तर आएगा स्थानवाचक। ये सब किसके अंतर्गत जाएंगे, अव्यय के। आई थिंक अव्यय में इससे ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत ना है। क्या लिखना है, अव्यय के भेद, और बस अव्यय के भेद के अंतर्गत क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक होगा समुच्चय बोधक। ध्यान रहे बेटा, वाक्यों को जोड़ने का कार्य जो करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। जैसे माँ ने खाना बनाया और घर की सफाई भी की। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, मेरी बहन कक्षा 10 में पढ़ती है। तो वाक्यों को जोड़ने का काम जो कर रहा है उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक के बेटा कितने भेद हैं, दो। कौन कौन, समानाधिकरण और व्यधिकरण। ध्यान रहे, जैसे मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूं, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूं, मेरी और मेरी बहन कक्षा 10 में पढ़ती है। ठीक है, अब बेटा कहोगे इसमें समुच्चय बोधक क्या है, तो परिभाषा क्या है, जो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाए। तो क्या प्रयोग में आ रहा है, और। वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, और को ही क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। ध्यान रहे, समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, नंबर 1 समानाधिकरण और नंबर 2 व्यधिकरण। जब दोनों वाक्य आपस में स्वतंत्र हों, जब दोनों वाक्य आपस में क्या हो, स्वतंत्र हो, तो वाक्यों को जोड़ने का कार्य स्वतंत्र हो, तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य या और एवं तथा हो, तो वाक्य समानाधिकरण होता है। समानाधिकरण होगा। ध्यान रहे, समानाधिकरण मतलब दोनों सेंटेंसों का समान अधिकार, स्वतंत्र। ये नहीं है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। अगर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो गया तो वाक्य क्या हो जाएगा, व्यधिकरण। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा कि अत्यधिक शीतलहर के कारण कल विद्यालय बंद रहेगा। तो विद्यालय का बंद होना प्रधानाचार्य के कथन पर आश्रित है।
इसलिए ये वाक्य क्या होगा, व्यधिकरण में जाएगा। कि इसी तरह से व्यधिकरण वाक्य क्या होते हैं बेटा, व्यधिकरण वाक्यों में क्या नहीं होता है, वाक्य एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जहां एक वाक्य, जहां एक वाक्य अन्य उपवाक्यों पर, अन्य उपवाक्यों पर आश्रित हो, आश्रित हो, वहां व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, होता है। आई थिंक आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अब देखेंगे व्यधिकरण का एग्जाम्पल। कल मैं स्कूल नहीं आऊंगा, आऊंगा क्योंकि मामा के घर जाना है। वाक्य किस पर आश्रित है बेटा, कारण पर। क्या कारण है, बच्चा स्कूल क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उसे मामा के घर जाना है। तो ये क्योंकि जो वाक्य को जोड़ने का कार्य कर रहा है, यह किसके अंतर्गत जाएगा, व्यधिकरण के अंतर्गत, व्यधिकरण। ऐसी स्थिति में लिखना क्या है वो मैंने आपको बताना सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आप ध्यान देंगे। और को अंडरलाइन कर दिया और कहा पद परिचय ज्ञात करें, तो आप क्या लिखेंगे, और क्या है, अव्यय है। क्या है बेटा, अव्यय है। अव्यय के साथ क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, इतना ही आपको लिखना है, समुच्चय बोधक, इससे ज्यादा कुछ ना। इसी तरह अगर यही सेंटेंस दे दिया कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा क्योंकि मामा के घर जाना है, क्योंकि को अंडरलाइन कर दिया, तो आप यहाँ क्योंकि हेडिंग में डालेंगे कि हम क्योंकि को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्योंकि क्या हो जाएगा, अव्यय। अव्यय का कौन सा पार्ट है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आई थिंक समझ आ रही होगी आपको बात, बोधोक लिख दे रहे हैं ना, बोधक। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, बस इतना ही आपको लिखना है। इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, आई थिंक बात समझ आई होगी। सबसे इजी टॉपिक क्या है, जहां वाक्य में आपको और, या, तथा, किंतु, परंतु, अगर, मगर, चूंकि, यद्यपि, हालांकि, तथापि, इसलिए, परंतु आए। परंतु समानाधिकरण का वो है, लेकिन बाकी सब या, और, एवं, तथा को छोड़कर सब जितने हैं, चूंकि, हालांकि, यद्यप, तदाप, सब किस में आएंगे, व्यधिकरण। आपके कॉपी के नोट्स में पूरा डीप में मैंने लिखवाया है कि व्यधिकरण के अंतर्गत कौन कौन से समुच्चय बोधक शब्द आएंगे और समानाधिकरण के अंतर्गत कौन आएंगे। बस उतना देख के लिख देना है कि ये अव्यय है और समानाधिकरण है। आई थिंक नोट से मिलाएंगे और इसे एक बार देखेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, संबंध बोधक। तो संबंध बोधक जो है बेटा, इसमें देखिए संबंध बोधक के कितने कई भेद हैं, 10 भेद इसके भी हैं। जैसे देता है, के बाहर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, के ऊपर, के साथ संबंध जोड़ दिया है। बिल्ली मेज के नीचे है, चाय टेबल के ऊपर है। ऐसे वाक्य के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, संबंध, संज्ञा सर्वनाम से
क्रिया का संबंध जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से या क्रिया से स्थापित कराते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय का परिभाषा आपको ना याद करनी है। क्या याद करनी है? जैसे दिया, माँ छत के ऊपर है। माँ गया, माँ छत के ऊपर है। क्या कर देना है आपको? बस के ऊपर को अंडरलाइन करेगा, कहेगा रेखांकित पद में, रेखांकित पद को पद परिचय ज्ञात करें। तो के ऊपर हमें क्या लिख देना है? के ऊपर। ठीक है, इसको क्या करेंगे? लिखेंगे अव्यय है। अव्यय के बाद ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। ठीक है बच्चा, आई थिंक इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। इसी तरह से अगर दूसरा सेंटेंस दे दिया कि मेज के नीचे, मेज के नीचे बिल्ली है, बिल्ली है। कुछ नहीं करना है बच्चा, क्या करना है? के नीचे ही इसमें संबंध बोधक, मेज से बिल्ली का संबंध स्थापित कराने का कार्य कौन कर रहा है? के नीचे। तो यहां हम के नीचे करेंगे और क्या लिखेंगे? अव्यय। अव्यय का कौन सा भेद है? लिख देंगे संबंध बोधक। इतना ही लिखना है, ध्यान रहे। इसी तरह से अगर हमने किया मोहन सोहन के जैसा है, मोहन सोहन के जैसा दिखता है, दिखता है। क्रिया क्या हो जाए? अंडरलाइन क्या होगा? के जैसा। अब यहाँ हम के जैसा को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ हेडिंग डालेंगे के जैसा। तुलना कर रहा है, सीधा क्या लिख देंगे? अव्यय है। अव्यय का कौन सा भेद है? संबंध बोधक। संबंध बोधक। आई थिंक आपको ये सारी चीजें बच्चा समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो सबसे लास्ट है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के भी, समुच्चय बोधक के भी बेटा 10 भेद हैं, 10 या 11 भेद हैं। विस्मयादि बोधक के भी देखिए यहाँ क्या दे रहा है? शोक बोधक, तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक, विस्मय बोधक, संबोधन बोधक, हर्ष बोधक, भय बोधक, आदर्शवाद बोधक, अनुमोदन बोधक, विदास बोधक, विवस्था बोधक। लेकिन इसमें से सारे बोधक आपको नहीं याद करने हैं, आपको आश्चर्य याद कर लेना है। जैसे देखिए, कहा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया, कर दिया। ठीक है बच्चा, तो इसमें जिस शब्द के आगे क्या लगा है विस्मयादि बोधक चिन्ह, वही क्या होगा? उसी को एक्सप्लेन करना होगा। तो हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे शाबाश। ठीक है, विस्मय बोधक चिन्ह है। अब शाबाश किसमें जा रहा है? आश्चर्य है इसमें, घृणा है इसमें, आदर है इसमें, शोक है, भय है, आशीर्वाद है। किसमें जाएगा? हम क्या कहेंगे इसको? आश्चर्य, बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा बोधक। तो यहां लिखेंगे अव्यय। अव्यय का कौन सा भेद है? लिख देंगे विस्मयादि बोधक। अगर हम विस्मयादि बोधक तक ही लिखते हैं, विस्मयादि बोधक इतना ही लिखते हैं बेटा, तो भी ये सही है। ये नहीं हमको आ रहा है कि यह आश्चर्य में है, संबंध में है, स्वीकार में है, विवस्था में है, घृणा में है, प्रशंसा में है, कुछ नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिख दिए? अव्यय विस्मयादि बोधक। इससे ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने कहा वाह 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 वाह, तूने तो कमाल कर, वाह तूने कमाल कर दिया, कर दिया, तो आपको क्या करना है? सेम चीज, वाह दे दिया है,
वाह के आगे क्या लगा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। हमने जान लिया है विस्मय सूचक चिन्ह है, सीधा लिख दिया। ये अव्यय है, अव्यय के बाद ये क्या है? विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक। आपको पूरा नंबर इस पर मिलेगा। ठीक है, आपको बस याद क्या करना है बेटा? संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद। विशेषण के भेद के बाद आप याद करेंगे लिंग, वचन, काल, कारक। तो लिंग तो सबको पता है, दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन सबको पता है, दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। कारक आपको थोड़ा सा मुश्किल में ला सकता है, तो आप कारक को क्या करेंगे बेटा? कारक को ही याद करेंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग करने के लिए, अधिकरण में पर, संबंध काके की, रारे री, नाने नी, और अधिकरण में पर। संबोधन आपको पता है, संबोधन से कुछ नहीं आता है। अरे, ये संबोधन के ही सारे शब्द हैं। अरे, हे, हाय, ये सब किसके हैं? संबोधन के। संबोधन उतना पूछता नहीं है, लेकिन बाकी कारक के जो टेबल हैं याद तो मैंने कराया है, लेकिन जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो कारक को याद कर लेंगे। दूसरी चीज हम आपको बता दें बेटा, कारक में आपको कहाँ कंफ्यूजन आता है उस चीज पर ध्यान दे देंगे। जैसे आपने कहा ना कि कारक क्या है, कारक के भेद के साथ तो आपने ये मान लीजिए रट लिया, लेकिन आपको आ जाता है कि बच्चा स्कूल से गया। क्या है बेटा? बच्चा। कारक को समझेंगे, हाँ कारक ही है। ठीक है, क्या है? कारक। कैसे समझेंगे? केवल दो ही भेद हम आपको बताना चाह रहे हैं। पहला क्या है? पहला कारक में आपका क्या होगा कि करण कारक। बच्चा किससे गया? स्कूल से गया, स्कूल से घर गया। ध्यान देंगे तब तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं ध्यान देंगे तो फिर वो कंफ्यूजन बना रहेगा। और दूसरा कहा बच्चा साइकिल से घर गया। ध्यान देने वाली चीज क्या है बेटा कि से दोनों में आया है। एक से आपका करण है, करण कारक है, और दूसरा से अपादान कारक है। से करण कारक कब होगा और से अपादान कारक कब होगा? सेंटेंस में वही इतना अंतर करना आवश्यक है आपको। कहां से करण कारक होगा? जब साधन का प्रयोग किया जाए तो करण कारक होगा। बच्चा किससे गया? साइकिल से। साधन का प्रयोग किया। शिक्षिका ने मार्कर से लिखा, तो लिखने का काम किससे किया गया बच्चा? मार्कर से। तो जब हम किसी चीज को अपने दैनिक जीवन में लाकर से का प्रयोग करते हैं वह करण कारक होगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? करण कारक। करण कारक। साधन का प्रयोग का आशय क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, अब बच्चा स्कूल से गया, स्कूल से क्या हो गया? अलग हो गया, यानी बच्चा स्कूल में था, स्कूल से निकल गया। ऐसी स्थिति में से का आशय क्या हो गया? अलगाव। बच्चा क्या हुआ? विद्यालय से अलग हो गया। ऐसी स्थिति में आपका अपादान कारक होगा। एक उदाहरण हमने आपको यहां बताया, अगर आप सेंटेंस टेबल पर रखेंगे और से को वेरीफाई करेंगे, फटाफट आपको क्लियर होता चला जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, से का प्रयोग आप समझेंगे। पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। जहां विषय वस्तु से का अलगाव दिखे वहां अपादान कारक है। जहां से का प्रयोग साधन में दिखे वहां कौन सा कारक है? करण कारक है। एक कंफ्यूजन ये होता है, तो हम आपको यहाँ क्लियर कर रहे हैं। दूसरे की अगर हम बात करें बेटा, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी? को जब वाक्य में दो बार आएगा। ध्यान से आप सुन लेंगे, सीख लेंगे, कठिन नहीं है, बस सुनते नहीं है तो समस्या आएगी, सुन लेंगे नहीं समस्या आएगी। देखिए, जैसे हमने आपको कहा को, मोहन विद्यालय को गया। मोहन विद्यालय को गया। अब यहां को क्या है बेटा? गया, कर्म कारक। ठीक है,
और अगर हम दूसरे साधन में कहें कि मोहन माँ ने भिखारी को कंबल दान दिया, तो जब कोई विषय वस्तु हमेशा देने के लिए किसी को दे दी जाए वहां संप्रदान कारक होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज हमने दिया कल हम आपसे वापस ले लेंगे। मैंने शिक्षिका को मारकर दे दिया, तो यानी आपने हमें गिफ्ट कर दिया। ऐसी स्थिति में जो को का प्रयोग हुआ वो संप्रदान, दान का ऐसे समझिए। जब कोई विषय वस्तु हम किसी चीज कोई साधन क्या करते हैं, किसी को गिफ्ट दे देते हैं, वहां कौन सा कारक होगा, संप्रदान। संप्रदान शब्द में ही दान छुपा हुआ है। जब क्रिया में दान का प्रयोग हो, दे दिया, मगा दिया, यानी हमेशा के लिए कोई कार्य कर दिया, वहां को संप्रदान कारक में जुड़ेगा। अन्यथा जितना भी को आएगा वो किस में जाएगा, कर्म कारक। क्रिया के साथ अगर दिया का प्रयोग किया गया है तो वो संप्रदान कारक है, अन्यथा समस्त जगह आपका को किस में आएगा, कर्म कारक। आई थिंक आपको हमारी बात समझ आई होगी। आशा करती हूं कि आप बेहतर करेंगे। मन से एकदम इच्छा है कि आपका रिजल्ट बेहतर। धन्यवाद। आज की कक्षा यहीं समाप्ति। किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो हम लोग विद्यालय में उपस्थित हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।